नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज से आप लोगों के लिए रेगुलर प्रैक्टिस सेट यहां पर देखने को मिलेगा। हर एक प्रैक्टिस सेट में टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न मॉक टेस्ट के रूप में आप लोगों को डेली मॉर्निंग में एक वीडियो देखने को मिलेगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट के माध्यम से यहाँ पर पार्ट 1, 2, 3 करके आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। कितने प्रश्न आपके सही हो पाते हैं तो आप बेहतर स्कोर करने के लिए आप अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को अटेंड करेंगे और डेली अपना मॉक टेस्ट का जो रिजल्ट है देखेंगे, इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने सही हो पा रहे हैं, वो सारा सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और 30 प्रश्नों को हम यहाँ पर बारी बारी से देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो बुद्धि का हमें बताना है एक कारक सिद्धांत। तो एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। देखिए इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्फ्रेड बिने। ठीक है, जब बात आए एक कारक सिद्धांत की तो आप लोगों को नाम बताना है अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। देखिए बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत। अब देखिए एक कारक, द्वि कारक और समूह कारक इस तरीके से पूछे जाते, तो यहाँ पर पूछा गया समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो समूह कारक का बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए लुइस थर्स्टन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 3। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो 3 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। अब 3 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, याद रखिएगा जेपी गिलफोर्ड यहाँ पर राइट आंसर होगा। त्रिआयामी सिद्धांत की बात करेगा तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 4। मानसिक आयु की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। मानसिक आयु की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। प्रश्न संख्या 4। तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। देखिए 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जब भी मानसिक आयु की अवधारणा से संबंधित पूछा जाए तो बिने साइमन को बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5। बुद्धि लब्धि। देखिए बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सही सूत्र, फॉर्मूला कई बार यूपी टेट में भी पूछा गया तो यहाँ पर भी संभावना है। तो बुद्धि लब्धि जिसे हम आईक्यू के नाम से जानते हैं, तो आईक्यू का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आईक्यू बराबर मानसिक आयु को डिवाइड किया जाता है वास्तविक आयु से गुणा किया जाता है 100 से। अब ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो लिखना देखिए मानसिक आयु को डिवाइड किया जाएगा वास्तविक। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तविक आयु और गुणा कर देंगे इसमें 100 से। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए मैकडूगल के अनुसार मानव में कुल कितने मूल प्रवृत्तियां और उनसे जुड़े संवेग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए मैकडूगल के अनुसार मानव में कुल कितने मूल प्रवृत्तियां। ठीक है, तो जब मूल प्रवृत्तियां की बात करेगा तो 14 बताना है। ठीक है, इनकी संख्या पूछी जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। भय संवेग से जुड़ी मूल प्रवृत्ति कौन सी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 7 और 7 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ बताया गया है कौन सी है, तो भय। ठीक है, भय संवेग से जुड़ी, तो यहाँ पर है कौन सी
पलायन। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 8। बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे तीव्र किस अवस्था में दिखाई देती है? कौन सी? जिज्ञासा की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 8 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे तीव्र किस अवस्था में? तो आप बताएंगे पूर्व बाल्यावस्था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित प्रेरक का उदाहरण है? तो अर्जित प्रेरक का उदाहरण पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। ये अर्जित प्रेरक का उदाहरण है, यानी प्रतिष्ठा या सम्मान ये अर्जित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो देखिए मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कारक शारीरिक स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो विकास, संवेगात्मक विकास हो, ये सारे हमारे अच्छे होते हैं। ठीक है, मानसिक योग्यता ये भी हमारा फैक्टर है, पारिवारिक वातावरण, परिवार का वातावरण कैसा रहता है, ये सभी के सभी, इसलिए उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जब कोई बच्चा किसी शब्द को बार बार उलट पुलट कर पढ़ता है, जैसे वाज, WAS को यहाँ पे सा पढ़ देता है, SAW, तो वह किससे ग्रसित हो सकता है? अब यहाँ पर डिसीजेस से पूछ लिया गया, अक्षमता से। तो अक्षमता पिछली बार भी पूछी गई थी सुपर टेट में, तो इस बार भी प्रश्न आने की संभावना रहेगी क्योंकि ये क्षमता टॉपिक शामिल है। तो 11 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डिसलेक्सिया। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग वही है बट रॉन्ग तरीके से पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डिसलेक्सिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा को समझने और व्यक्त करने में होने वाली अक्षमता को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अफेजिया या वाचाघात कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13, गंभीर तनाव की अवस्था जो बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती है क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 13, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे कहा जाता है डिस्थीमिया। क्या कहा जाएगा? डिस्थीमिया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, भ्रम की स्थिति जिसमें बच्चा शारीरिक अंगों को छोटा या बड़ा समझने लगता है क्या कहलाती है? भ्रम की स्थिति है ना, जिसमें बच्चा शारीरिक अंगों को छोटा या बड़ा समझने लगता है, क्या कहलाएगी? क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्मार्फिया। याद रखिएगा, इसमें छोटे बड़े अंगों से याद कर लीजिएगा, डिस्मार्फिया। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक बच्चे को उचित उसकी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार देखा बिना किसी भेदभाव के उचित शिक्षा मिलना या प्रदान करना। तो सबसे सटीक जो हमारा आंसर यहाँ पर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने के लिए आकलन में निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखा जाता है? प्रश्न संख्या 16, तो देखिए सीखने के लिए आकलन में निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखा जाता है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की क्षमताओं का भी ध्यान रखा जाता है। हर एक विद्यार्थी की क्षमता अलग अलग होती है,
विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का, उनकी आवश्यकता क्या है, विद्यार्थियों की त्रुटियों का, उनमें गलतियां कैसी हो रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा बिना बोझ के यह मुख्य नारा किस समिति या रिपोर्ट का था। तो शिक्षा बिना बोझ के, तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यशपाल समिति। इसका था यशपाल समिति। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18। NEP यहाँ पे लिखा गया है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। 2020 के अनुसार प्री प्राइमरी और बाल वाटिका को किस चरण के अंतर्गत रखा गया है। तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है। इसका नाम याद रखिएगा, इंग्लिश वर्जन में ही रखा गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF 2005 के अनुसार ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे, ठीक है। तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा मार्गदर्शी सिद्धांत, ठीक है। मार्गदर्शी सिद्धांत यहाँ पर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए RTE एक्ट, तो RTE एक्ट 2009 के अनुसार एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने घंटे कार्य, तो कितने कार्य घंटे निर्धारित हैं। एक सप्ताह बोला कि प्रति सप्ताह, यानी एक सप्ताह में मिनिमम कितने घंटे कार्य करना चाहिए यानी पढ़ाना चाहिए। देखिए 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 45 घंटे। याद रखिएगा यहाँ पर, तो RTE एक्ट 2009 के अनुसार यहाँ बोला गया है, तो यहाँ पर न्यूनतम, ठीक है, कार्य घंटे हमें बताना है, तो न्यूनतम की संख्या यहाँ पर 45 घंटे होगी। अगला प्रश्न, मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, तुम उन्हें जो चाहो डॉक्टर, चोर, वकील बना सकता हूँ, यह प्रसिद्ध कथन किसका है। ठीक है, तो 21 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, JB वाटसन। तो वाटसन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न संख्या 22। देखिए 22 का यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये निरंतरता का सिद्धांत है, तो विकास कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो लिखा ना, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो याद रखिएगा, विकास निरंतर होता है, तो निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखेंगे, बाल्यावस्था को, देखिए यहाँ पर क्षम्य परिपक्वता का काल, तो यहाँ पर याद देखिए बस इतना टर्म, परिपक्वता का काल किसने कहा है। तो देखिए 23 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉस ने कहा है। किसने, परिपक्वता का काल किसने कहा है, किसको, बाल्यावस्था को परिपक्वता का काल किसने कहा, तो आप बताएंगे रॉस ने कहा। अगला प्रश्न लिया गया, प्रश्न संख्या है 24। देखिए किंधावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने माना है। तो 24 का यहाँ पर राइट आंसर देखना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किलपैट्रिक ने। ठीक है, किलपैट्रिक यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, बच्चों के सामाजिकरण का द्वितीयक वाहक कौन सा होता है। तो बच्चों के सामाजिकरण का द्वितीयक वाहक, तो द्वितीयक वाहक हमें बताना है इसमें से।
तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यालय और मीडिया ये द्वितीयक वाहक के रूप में जाने जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रयोग किस चिंपांजी पर किया था? उसका नाम क्या था? तो 27 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसका नाम सुल्तान था। क्या नाम था? तो आप बताएंगे सुल्तान। अगला प्रश्न, बाल विकास में शैशवावस्था की समय अवधि सामान्यतः क्या मानी जाती है? ठीक है, तो आपको 28 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म से 2 वर्ष तक। इसे हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? 29 का यहाँ पे राइट आंसर, अब देखिए अंतर्मुखी या बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है कार्ल जुंग या कार्ल युंग ने किया था। जुंग लिखा हो सकता है या फिर युंग लिखा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 30। खेल पद्धति को शिक्षा जगत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? प्रश्न संख्या 30। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कोल्डवेल कुक को जाता है। किसे? कोल्डवेल कुक। इस तरह से हमने सुपर 30 प्रश्नों को यहाँ पे देखा है। तो डेली मॉर्निंग में आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट रोज़ाना देखने को मिलेगा। तो आप लोग डेली मॉर्निंग में हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करें और प्लेलिस्ट के माध्यम से जो भी प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे सारे के सारे प्लेलिस्ट के माध्यम से मिलेंगे, यानी कम समय में एक जगह पर आप लोगों को सारे के सारे वीडियोस प्रैक्टिस सेट यानी मॉक टेस्ट के रूप में देखने को मिलेंगे और अच्छे से अच्छे प्रश्न आप अटेंड कर पाएंगे और अपना स्कोर भी बूस्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो हमारी कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तब भी आप कमेंट करिएगा और मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट यानी मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।